राम राम मेरे प्यारे भाइयों। मैं दिव्यांश यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्री जोन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने बात की थी खरपतवारों की और सिंचाई की। जो मेरी पिछली क्लास है उसमें मैंने आपको सिंचाई की परिभाषा बताई थी कि कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। फिर मैंने इसके स्रोतों की बात की थी कि जिसमें स्रोतों में मैंने बताया था कि ये कौन कौन से उससे चलते हैं, जैसे पशु चलित है, हस्त चलित है, शक्ति चलित है और पवन चलित है। फिर मैंने इनके बारे में इनके साधन बताए थे कि कौन कौन से हस्त चलित हैं, कौन से पशु चलित हैं। तो मैंने कल बताया था जो हस्त चलित हैं उसमें ढेकली है, बेड़ी है, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। और पशु चलित रेड बताया था मैंने। फिर शक्ति चलित है जो सोलर शक्ति वो कहते हैं पवन चक्कियां हैं, उनके बारे में बताया था। और पशु चलित में मैंने डीजल पंप और उन सब के बारे में बात की थी। ये तो हुई अपनी कल की बात। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई की विधियां। क्या पढ़ेंगे हम? सिंचाई की विधियां। आज का अपन क्या पढ़ेंगे? सिंचाई की विधियां। तो सिंचाई की विधियां, तो ये आपने सिंचाई खेतों में, अपने गाँव में, अपने आसपास के क्षेत्रों में काफी बार देखी होगी। तो सब जगह आपने एक चीज नोटिस की हो तो हर जगह की एक अपनी अलग सिंचाई होती है, अलग तरीके से सिंचाई की जाती है। आपने देखा होगा किसी खेत में सीधे पानी छोड़ दिया था, पूरे खेत में पानी भर रहा है। ऐसे भी देखा होगा, किसी में मेड़ में देखा होगा आपने, कहीं फुव्वारा चल रहा होगा, कहीं ड्रिप इरिगेशन। तो काफी जो सिंचाई की विधियां हैं हर तरह से पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखी जाती है। तो अब बात करते हैं सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली है पृष्ठीय, इसे धरातलीय, पृष्ठीय, धरातलीय या सतही विधि कहा जाता है। इसको अधोपृष्ठीय, क्या? अधोपृष्ठीय। ये अपनी पृष्ठीय, धरातलीय या सतही विधियां हैं। ये अपृष्ठीय विधि है सिंचाई की। किसकी? सिंचाई की। अब बात करें पृष्ठीय की, तो पृष्ठीय में आते हैं आपके प्रभाव विधि। कौन सी विधि? प्रभाव विधि। फ्लड इरिगेशन। कौन सा इरिगेशन? फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन। फिर बात करते हैं क्यारी विधि की। क्यारी विधि को चौकीवार विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौकीवार। इसको क्या बोलते हैं? चेकवेशन। क्या है? चेकवेशन। फिर बात करते हैं नाली कूर्ण। क्या? नाली विधि या कूर्ण विधि या फिर ट्रेंच विधि। कौन सी विधि? ट्रेंच विधि। फिर बात करते हैं थाला विधि। इसे द्रोणी विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? द्रोणी विधि कहते हैं। फिर बात करते हैं वलय विधि। इसे रिंग विधि या अंगूठी विधि। क्या? रिंग मेथड या अंगूठी विधि भी कहते हैं, या इनको बोल सकते हैं वलय या रिंग सिंचाई, थाला या द्रोणी सिंचाई या विधि।
ठीक है। अब बात करते हैं अधोपृष्ठीय की। अधोपृष्ठीय ये तो अभी अपनी सतह पर होने वाली, जो ऊपरी सतह पर होती हैं। अब बात करते हैं अधोपृष्ठीय। तो इसमें अधोपृष्ठीय में क्या आ जाएगा अपना, फुबारा आ जाएगा, फुबारा विधि आ जाएगी, ड्रिप इरिगेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फुबारा और ड्रिप इरिगेशन। फुबारा विधि, बूंद बूंद या टपका विधि, इसमें रेन गन भी आ जाएगी, जो प्रेशर से डाली जाती है। हम इस सब के बारे में आज बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं साथ ही साथ। और दोस्तों, इस चैनल को एग्री जोन को, किसको, एग्री जोन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो को देख पाएं, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और जहां तक है, मैं बहुत शॉर्ट करा रहा हूं, मैं कोई नोट्स बनाने के बेस पर नहीं पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स, मैं सिर्फ समझाने के बेस पर पढ़ा रहा हूं कि हाँ आपको समझ में आ जाए। आप मेरी अगर 1 से 2 बार किसी क्लास को देख लें तो मैं 70%, ज्यादा नहीं कहता फ्रेंड्स, पर 70% आपको इसी क्लास में समझ में आ जाएगा। अगर आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, पूरी क्लास को देखेंगे, तो आपको 70% बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत हो जाएगी। आपसे अगर कोई आधी रात में भी पूछ लेगा ना कि सिंचाई की विधियां क्या है, तो आप बिना झिझक के बता सकते हो। अगर आपको पता है, तो आपको इंटरेस्ट है, तो आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जगाइए, जुनून लेके आइए अपने अंदर कि हाँ हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, तभी कुछ हो पाएगा। दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं होता। आप सभी के पास, मैं जानता हूँ, नोट्स सबके पास रखे हुए हैं। इस कोरोना काल में सबके पास पीडीएफ नोट्स सबके पास रखी हुई हैं, पर ये वीडियो है, वीडियो आप देख सकते हो। आप फनी वीडियो देखते हो, इस पे कहते हैं मॉज पे, शेयर चैट पे, जो भी एक्सेट्रा है, व्हाट्सएप यूज करते हैं, उतनी ही देर में, उतने ही टाइम में अगर आप इन वीडियो को देख लोगे तो आप उन लोगों से आगे बढ़ जाओगे जिनसे, जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी कम तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए, और मेरी क्लासेस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं इन विधियों के बारे में, इन विधियों के वर्णन के बारे में। अब बात करते हैं प्रभाव विधि। कौन सी विधि? प्रभाव विधि। प्रभाव विधि ये वह विधि है जो अपनी ये पृष्ठीय, धरातलीय या सतही विधि है ना, ये भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि जो हमारी परंपरागत खेती है वो इसी पर आधारित है। किस पर आधारित है? पृष्ठीय या सतही विधि पर ही आधारित है। भारत में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है इससे। फिर आती है, इसकी के अंदर आता है पार्ट फर्स्ट, प्रभाव विधि, फ्लड इरिगेशन। फ्लड माने होता है फैलना। तो हम किसी चीज को, मान लो आप घर पर पानी फैला देते हो, तो वो अपने आप पूरी जगह पर घेर लेता है, वो घेर लेता है कि नहीं? इसी तरीके से इसमें जो अधिक पानी वाली क्षेत्र हैं, अधिक जो जल वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अधिक ऐसे कई तालाब है, नहरें हैं, झीलें हैं, कहाँ पे नदियां हैं, छोटी मोटी जो नदियां निकलती हैं वो नदियां हैं। तो इस जगह पानी की कोई कमी नहीं है। जब इस जगह पानी की कोई कमी नहीं है तो यहाँ वो फसलें उगाई जाती हैं जिनको अधिक पानी चाहिए। क्या चाहिए? अधिक पानी चाहिए। जो अधिक जल मांग वाली फसलें हैं वो अधिक जल मतलब जल उपयोगिता के आधार पर जल अधिक क्षमता वाली जो फसलें हैं उनमें प्रभाव विधि से सिंचाई की जाती है। किससे की जाती है? प्रभाव विधि से सिंचाई की जाती है। आपके पास भरपूर पानी है और वो फसल उगानी है जिसमें भरपूर पानी चाहिए, जैसे कि धान, बरसीम, जूट। कौन कौन से? जूट। ये ऐसी सिंचाई है, मान लो ये आपका खेत है,
सीधे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दूं है, ये आपका खेत है, यहां से ये पानी आया, जब ये पानी आता है तो पूरे समान रूप से पूरे खेत में भर जाता है, पूरे खेत में भर जाता है। ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा, घरों में कहीं पानी फैल जाता है तो वो अपने आप पूरे फर्श पर कहीं भी एक समान फैल जाता है कि नहीं फैल जाता। उसी तरीके से जब पानी को छोड़ दिया जाता है तो पूरे खेत में, पूरे खेत को भर देता है, लबालब कर देता है। आपने अगर धान की खेती देखी हो तो धान में पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं होता, क्यारी प्यारी कुछ नहीं होता, उसमें सीधे धान की रुपाई कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? रुपाई कर दी जाती है। किसमें? जब समान रूप से बहा हुआ जल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2, क्यारी विधि। कौन सी विधि? क्यारी विधि। इसे और किस नाम से जानते हैं? चौकीवार विधि। चौकीवार विधि या चेकवेशन। क्या? चेकवेशन। तो जो क्यारी विधि है, जो पृष्ठीय विधि है ना, इसकी सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि है। कौन सी है? सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? क्यारी विधि है। क्यों है? क्योंकि इसमें जब हम फसल को, एक तो सबसे बड़ी बात, ये काफी फसलों में की जाती है जो हमारी दिनचर्या में या फिर हमारे उपयोग में अधिक से आती हैं। जैसे कोई गेहूं है, गेहूं की जो फसल है उसमें आप सभी ने सिंचाई देखी होगी, चना है, जौ है, तो इसमें क्या है? क्यारियां बना देते हैं, क्यारियों में बोते हैं हम इस तरह से एक खेत में क्यारियां बना देंगे, उस क्यारी के अंदर हम जब सिंचाई करते हैं क्यारी विधि से, जब क्यारी विधि से इसकी सिंचाई की जाती है तो क्या होता है? इसमें पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि जो प्रभाव विधि है इसमें खेत को भर देते हैं। पानी की इतनी, जो पौधे हैं उनको इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें जो 60 से 70% किसमें? प्रभाव विधि में 60 से 70% पानी व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। पौधों को सिर्फ 30 से 40% ही पानी की उपयोगिता होती है, और जब हम पूरे खेत में जब पानी भर देते हैं तो उसमें 60 से 70% पानी की व्यर्थ हो जाता है। लेकिन इसका जो सुधरा हुआ रूप है वो कौन सा है? क्यारी विधि। क्या है? क्यारी विधि। इसमें जो प्रभाव विधि है ना, इसकी अपेक्षा कम पानी लगता है। किसकी अपेक्षा? जो प्रभाव विधि है इसकी अपेक्षा कम पानी लगता है, और जो पृष्ठीय जो सिंचाई है उसकी सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि है। क्या है? सबसे उपयोग में ली जाने वाली विधि है। ठीक है, मैं ज्यादा नोट्स में या थ्योरी में नहीं लिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आप जल्दी से ज्यादा याद कर सकें। क्या कर सकें? याद कर सकें। फिर बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, और याद रखना फ्रेंड्स, एक मिनट पहले, जो 3% से जो ये हमारी क्यारी विधि है, चौकीवार विधि है या चेक बेसिन विधि है, इसको 3% ढलान वाले, किससे? ढलान वाले क्षेत्र, 3% से ज्यादा ढलान वाले, कम से क्षेत्र वाले, 3% ढलान वाले क्षेत्र से कम में की जाती है, क्यारियां बनाई जाती है। 3% से अधिक अगर ढलान होगा तो पानी बह जाएगा, जो हमारी फसल है उसको पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर बात 3% से ढलान वाले। अब बात करते हैं क्यारी की लंबाई। क्या बात करते हैं? क्यारी की लंबाई। तो क्यारी की लंबाई कितनी होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर। फिर बात करें इसकी चौड़ाई की। समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है मैंने चौड़ाई लंबाई। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 4.5 से 6 सेंटीमीटर। कितना? 4.5 से 6 सेंटीमीटर जो क्यारियों की चौड़ाई होती है। लंबाई और जो चौड़ाई है वो
कितनी होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर, या फिर कई बुकों में आपको ये 20 से 30 सेंटीमीटर भी मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी, इसका एक रीजन है, ये जो 20 से 30% है वो दोमट मृदाओं में मिलती है। कौन सी मृदाओं में, दोमट मृदाओं में। लेकिन जो 30 से 40 है वो बलुई दोमट में मिलती है, बलुई मृदा में मिलती है। कौन सी मृदा में, बलुई मृदा में। ये चीज याद रखना, आपको 20 से 30 ही दे सकता है, 30 से 40 भी दे सकता है। 20 से 30 दोमट मृदा में होती है और 30 से 40 बलुई मृदा में रखी जाती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोई ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं, जो आपके तरीके, जो आपके काम में आ सके। आपको कंपटीशन की तैयारी अगर आप करते हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपने सब नोट्स पढ़ रखे हैं, आपका एक तरह का रिवीजन हो जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा इनको समझ पाओगे। मैं आपको उन्हीं चीजों को फोकस दे रहा हूँ जो आपको क्वेश्चनों में, जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो ज्यादातर काम में आती है। आप परिभाषा लिखने को मैं लिखा सकता हूँ इन सबकी। जो मेरा लेक्चर है वो काफी बड़ा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं देखता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप स्किप कर दोगे या हटा दोगे, लेकिन जब इसमें आप मेन चीज देखोगे, आपको जब समझ में आएगा तो आप उस चीज को देखोगे। ये हमारे साथ भी होता है, कोई बोरिंग सी चीज आई, नहीं मन कर रहा, हटा दिया। लेकिन जब कोई चीज समझ में आने लग जाती है, इंटरेस्ट आता है, तो हम वो चाहे 1.5 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की हो, हम उसको भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं, हम उसे सीखना चाह रहे हैं। तो जब भी आप क्लास लेने बैठो तो आप ये सोच के बैठो कि हाँ हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ लेना है। तो आपको 100% तो नहीं, पर कम से कम 70%, 80% आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा, खुद ही मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि हाँ मेरा ये टॉपिक एकदम क्लियर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं, किसकी बात करें हम, कौन सी विधि थी अब? प्रवाह विधि, क्यारी विधि, नाली विधि, वलय विधि, वो थाला विधि और वलय विधि। तो अब कौन से नंबर की है? 3rd नंबर की। 3rd नंबर पे क्या थी? नाली विधि, इसको पूर्ण विधि या ट्रेंच मेथड, क्या ट्रेंच मेथड भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें वे फसलें उगाई जाती हैं जहां पर जो उनको सॉरी इस जो नाली विधि है इसमें वे फसलें उगाई जाती हैं जिनको मेड़ पे बोया जाता है। कहाँ पे बोया जाता है? मेड़ पे बोया जाता है। जी हम खेत की जब मेड़ बना देते हैं तो इस जगह पे जो फसल बोई जाती है, जैसे आलू की फसल है, आलू आपने सभी ने देखा होगा, आलू की खेती भी देखी होगी। जब आलू की खेती में यहाँ ये चैम्बर से या इसे मेड़ बोलते हैं, मेड़ बना दिया जाता है और इन मेड़ों के बीच में से होके पानी निकाला जाता है। जब इन बीच में से जब पानी निकाला जाता है इसको बोलते हैं नाली विधि। ये नालियां बन जाती हैं, जो नालियां बन जाती हैं तो इसको ही हम ट्रेंच विधि कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रेंच विधि। और जो याद रखना फ्रेंड्स, काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्रेंच विधि है वो सबसे ज्यादा किसमें उपयोगी है? वो केले में उपयोगी है। किसमें उपयोगी है? केले में उपयोगी है। जो हमारी ट्रेंच विधि है वो सबसे ज्यादा उपयोगी किसमें है? केले में है। फिर बात करें गन्ना, फिर आलू। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी नालियां हैं वो नालियों के रूप में बन जाती हैं और इनको जो मेड़ पे की जो फसल है वो मेड़ पे बोई जाती हैं, जिससे कि बीच में नालियां बन जाती हैं। नालियां बनने से जो फसल वो सिंचाई की जाती है उसको हम नाली विधि, पूर्ण विधि या ट्रेंच मेथड कहते हैं। समझ में आ गया होगा? आप तो बस समझते जाइए जल्दी जल्दी। आपके कोई टॉपिक
रह नहीं जाएगा। आपको बिल्कुल समझा दूंगा मैं, इतना मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे तो मैं आपको पूरी जो सिंचाई का टॉपिक है, जो या मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? थाला विधि की। कौन सी विधि? थाला विधि। थाला विधि और जो हमारी वलय विधि है उसको याद रखना फ्रेंड्स। ये ना तो सब्जियों में उपयोग में लाई जाती है, ना जो हमारी फसलें हैं उनमें उपयोग में लाई जाती है। ये किस में उपयोग में लाई जाती है? इनका सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? फलों में होता है। फ्रूट्स, जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फलों वाली फसलें हैं, जो पेड़ हैं, जो उद्यान हैं, उनमें थाला विधि का उपयोग होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये अपनी थाला विधि। कौन सी विधि? थाला विधि। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यहां से पानी आया, जब यहां से पानी आया तो फिर यहां भी जाएगा, यहां से आगे बढ़कर यहां जाएगा। तो इसके ये काफी मतलब कह सकते हैं कि हम उतनी उपयोगी विधि नहीं है। इसके नुकसान भी काफी हैं। जैसे कि देखो, हमारा पहला जो प्लांट है जहां से हम पानी दे रहे हैं वहां पे ज्यादा पानी बढ़ जाएगा, तो ये पूरा बढ़ जाएगा तभी तो आगे जाएगा। जब इसका जब पूरा बढ़ जाएगा तो इसमें आएगा, मतलब इसका जब बढ़ जाएगा तब इसमें आएगा। तो जो लास्ट वाला जो पौधा है उसको कम पानी मिलेगा। कितना मिलेगा? कम पानी। पर जो पहला वाला पौधा है उसको अधिक मात्रा से, जो जरूरत है उससे भी ज्यादा पानी मिलेगा। तो अगर, और सबसे बड़ी बात कि अगर इस पौधे में या किसी भी पौधे में अगर कोई रोग लग जाता है, जैसे जड़ गलन है, जो जड़ गलने लग जाती हैं, वो रोग है, उसका जो वायरस है या जीवाणु है, वो जब पानी में घुलकर लास्ट तक आ जाएगा, इस पौधे तक भी आ जाएगा। जब इस पौधे तक आ जाएगा तो हमारा जो बाग है, जो उद्यान है, वो खराब होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि सभी में जड़ गलन रोग लग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो हमारी थाला विधि है। और फिर बात करें वलय विधि की। इसको क्या बोलते हैं? रिंग मेथड। क्या बोलते हैं? रिंग मेथड या फिर अंगूठी विधि। अंगूठी विधि, ये इसी के नाम है, याद रखना। तो इसमें क्या था? ये इसका सुधारा हुआ रूप थे। जो वलय विधि है वो थाला विधि का सुधारा हुआ रूप है। क्या है? सुधारा हुआ रूप है। कैसे सुधारा हुआ रूप है? कि संरचना तो यही होती है अपनी, अब इसमें फर्क क्या है? ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, पर इसमें ये फर्क है कि जो अपना प्लांट है इसके अंदर एक रिंग बना ली जाती है, मिट्टी चला दी जाती है। आपने जो प्लांट वगैरह देखे होंगे उनके आसपास गोले में देखा हो मिट्टी ऊपर चढ़ी हुई रहती है, उसी तरीके से एक रिंग बना लेते हैं, एक अंगूठी बना लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं, जिसे वलय कहते हैं, वलय बना लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जब सिंचाई की जाती है तो ना तो इसके रोग इस और हो जाएंगे और ना ही जो इसकी जो बीमारी है इसमें समान रूप से जल मिलेगा। क्या मिलेगा? समान रूप से पौधों को जल प्राप्ति होगी। क्योंकि इसमें तो एक बार हमने छोड़ दिया, ये अपने आप चला जाएगा। इसमें हमें डालना पड़ेगा। जब हम डालेंगे तो उसमें जो सिंचाई हम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि समान रूप से पानी का वितरण होगा। क्या होगा? समान रूप से पानी का वितरण होगा। ठीक है।
और जो वलय है उसमें 30 से 40 सेंटीमीटर जो वलय है, जो चौड़ाई है वो 30 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसकी जो गहराई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और गहराई। क्या हुई? गहराई। ठीक है, जो हमारी वलय है उसकी जो हम रिंग बनाते हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 से 40 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी जो गहराई है वो कितनी हो गई? 15 से 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया होगा? मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सभी के समझ में आ ही गया होगा। जहां तक उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, आप पूरी वीडियो को देख रहे हो, तो आपने पूरा जितना ही पढ़ाया है वो आपके समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? आ गया होगा। अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहे समझने के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे, तो आप समझ सकते हो। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये अपना क्लियर हो गया। क्या हो गया? पृष्ठीय, धरातलीय या सतही विधि, ये अपनी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अधोपृष्ठीय की। किसकी बात करते हैं? अधोपृष्ठीय की। तो अधोपृष्ठीय में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी विधि आती हैं। एक फुब्बारा विधि है, बूंद बूंद है, रेन गेज है। तो अब बात करते हैं जो हमारी पहली विधि है, फुब्बारा विधि। कौन सी विधि? फुब्बारा विधि। और फुब्बारा विधि को क्या बोलते हैं? कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। क्या? आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा बोलते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा किसे, कौन सी सिंचाई को कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? फुब्बारा विधि को। किस विधि को बोलते हैं? फुब्बारा विधि को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वर्षा। क्या? तो अब बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की। तो ये जो विधि है ये अपनी इंडिया की नहीं है। जो अपनी इंडिया की कौन कौन सी हैं, जो मैंने अभी 5 बताई थी, वो अपनी इंडिया की है। पर ये जो फुब्बारा विधि है इसकी खोज इजराइल में हुई थी। कहाँ हुई थी? इजराइल में हुई थी। इजराइल से हमारे इंडिया में इस विधि का आवागमन हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं फुब्बारा विधि क्या है, क्या है। तो ये किस भूमि में उठाई जाती है? ये असमतल जो भूमि है, ढलान वाली है, डेले वाली है, कि ऐसी भूमियों में भी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है सिंचाई करने के लिए। ऐसी जगहों पर भी हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब ढलान वाली क्षेत्र है, उसमें हम पौधों को पानी देंगे, वो बह के नीचे आ जाएगा, पानी सिंचाई नहीं होगा। लेकिन जब कृत्रिम वर्षा के रूप में फुब्बारा विधि से सिंचाई होगी, तो जो पानी है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उस प्लांट को मिलता रहेगा, जिससे कि पानी का हार्श जो है वो कम होगा, और जो प्लांट है, वो पौधा है, उसकी वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। फिर अब बात करें, इसकी एक माइनस पॉइंट भी है। क्या माइनस पॉइंट है इसका? कि ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये याद रखना फ्रेंड्स, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा चलती है तो उस जगह ये अनुपयोगी हो जाती है, वहां काम नहीं करती है। तो फुब्बारा कृत्रिम है। जब हम बारिश को देखते हैं, जब बारिश हवा के साथ आ जाती है तो वो बह के ले जाती है, जहां उसको पानी को जरूरत है उस जगह को छोड़कर अन्य जगह पानी का वितरण होने लगता है। तो याद रखना कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर हवा चल रही है तो इस विधि का उपयोग नहीं होगा। फिर बात करते हैं फुब्बारा विधि का दबाव कितना होता है।
2 से 2.5, कितना होता है 2 से 2.5 किलो प्रति घन सेंटीमीटर, कितना होता है 2 से 2.5 घन सेंटीमीटर। और इसका जो फुवारे विधि है ना, इसका जो पाइप होता है, जो फुवारा लगता है, इसका जो पाइप है ना, उसकी लंबाई, पाइप की लंबाई कितनी होती है 6 से 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है 6 से 20 सेंटीमीटर जो हमारे पाइप है उसकी लंबाई होती है। याद रखना फ्रेंड्स इस बात को। और फिर बात करें अब बात करते हैं किसकी, कि ये 2 पाइप हैं, ये तो हमने बात कर ली अभी। ये तो बात की पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई कितनी है 6 से 20 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं 2 पाइपों के बीच की लंबाई, वो दूरी तो कितनी हो जाएगी, 2 पाइप के बीच की दूरी मैं लिख देता हूं, 2 पाइप के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये एक बात याद रखना कि जो फुवारा विधि है, जो अपनी ड्रिप इरिगेशन है, इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो इक्वली होता है, क्योंकि ये इंडिया की विधि नहीं है कि हमने कैसे भी बोल दिया, ये इजराइल की विधि है। तो इसमें जो भी मापदंड होते हैं, जैसे कि पाइप की लंबाई 6 से 120 20 सेंटीमीटर होगी, तो इतने के ही पाइप यूज किए जाते हैं, ये याद रखना। ये आपके क्वेश्चन में नहीं आता पर एक जनरल नॉलेज के लिए है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज रेट की, किसकी बात करते हैं डिस्चार्ज रेट की, कि पानी ये कितना छोड़ता है, कितना प्रेशर से पानी छोड़ता है। तो बात 1 घंटे में नोजल से कितना, 1 घंटे में नोजल से लगभग 1000 लीटर पानी, कितना 1 घंटे में नोजल से 1000 लीटर पानी ये छोड़ देता है, खेत में फेंक देता है, फुवारा वर्षा कर देता है इतने की। अब बात करते हैं नोजल। ये नोजल क्या होता है, जो फुवारा विधि है ना, फुवारा विधि का हेड या हृदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, का हेड या हृदय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये इस तरह का होता है जो आपको मैं बताऊं, ये एक रफली डायग्राम है, इस तरह का होता है। ये पैप से जुड़ा होता है। जब ये पानी जब जाता है ना, जब प्रेशर आता है, ये नोजल का घूमता है गोल गोल। ये मान लो ये नोजल है, ये बार बार ऐसे घूमेगा, तो घूमेगा, जब प्रेशर आएगा तो आधा पानी इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। इस तरह से जब ये नोजल लगता है, तो इसी नोजल को जो अपना फुवारा विधि है, इसका हेड या फिर हृदय बोलते हैं। क्योंकि अगर प्रेशर जाएगा तो पैप लगा हुआ है, पैप सीधा लगा हुआ है, तो खेतों में सीधे पानी जाएगा, तो एक सीमित क्षेत्रों में जा पाएगा। मान लो ये फुवारा है, ये पाइप है, तो पाइप स्टैंड लगाना पड़ेगा हमको उस विधि में। ये जब लगेगा तो ये पानी जब प्रेशर से जाएगा तो ये एक सीमित क्षेत्र पे ही तो गिरेगा, एक सीमित क्षेत्र पे जाएगा। लेकिन जब ये नोजल लग जाता है तो ये पानी वितरण होगा, समान रूप में सब जगह वितरण होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि नोजल को फुवारा विधि का हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, फुवारा विधि का हेड कहते हैं। और कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको वैसे तो मैं सारी इंक्वायरी आपको पहले ही दे रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे ये सभी फसलों में हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, गेहूं ले लो, चना, बाजरा, मक्का, इसमें ये उपयोगी है। लेकिन इसके साथ साथ ये अनुपयोगी भी है। ये क्या है, उपयोगी। और जैसे बरसी में
धान है, ये जो फसल है ये अधिक जलमांग वाली है। तो जब अधिक जलमांग वाली फसलों में जो अपनी फुवारा विधि है वो काम में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि पानी इसमें चाहिए ज्यादा, और जो अपनी फुवारा विधि है वो कम पानी का यूज करती है। कितने करती है? कम पानी का यूज करती है। तो इन फसलों में जो अधिक जलमांग वाली फसलें हैं उनमें ये अनुपयोगी हो जाती है। क्या हो जाती है? अनुपयोगी हो जाती है। और बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक जो फुवारा विधि है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखना फ्रेंड्स, झुंझुनू में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? झुंझुनू में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है झुंझुनू में। राजस्थान फुवारा जो विधि है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके काफी काम आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक ये बात भी याद रखना कि इसमें पानी का, किसका? पानी का 25 से 50%, कितना? 25 से 50% बचत हो जाती है। क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? बूंद बूंद या टपका विधि की। ये लिख लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कौन सी विधि की? नंबर 2, बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद या टपका विधि। टपका, पानी टपकता रहता है, टप 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 की तरह। कौन सा विधि? टपका विधि या बूंद बूंद। इसकी भी खोज कहां हुई है? इसकी भी जो खोज है या आविष्कार है वो भी इजराइल में हुआ है। कहां हुआ है? इजराइल में हुआ है। कहां हुआ है? इजराइल में। ये जो फुवारा विधि है और बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ये दोनों का उपयोग इजराइल में हुआ था। इजराइल से इंडिया में लाया गया। अब बात करते हैं कि ये होती कहां पे? बूंद बूंद सिंचाई ये उन जगहों पे होती है जहां पानी की कम मात्रा होती है। कहां होती है? पानी की कमी या फिर कम मात्रा होती है उन क्षेत्रों में होती है। ठीक है, जैसे और उसके साथ साथ लवणीय, अम्लीय, क्षारीय मृदाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो क्षारीय लवणीय मृदाएं हैं उनमें भी उपयोग किया जाता है, और जो जहां पानी कम होता है वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी जल है उसके साथ साथ हमें उर्वरक देने में भी आसानी होती है। उर्वरक जो होते हैं वो जहां से हम जो बूंद बूंद पाइप लगते हैं उनमें ही हम फसल को जो उर्वरक है उनको मिला के दे देते हैं, तो जिससे उर्वरक की कम मात्रा में उपयोग होती है। उर्वरक का कम मात्रा में उपयोग, और साथ ही साथ में दे देते हैं। मात्रा भी कम लगती है और साथ ही दे देते हैं, साथ ही साथ हम फसलों को दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
पानी का दबाव, पानी का दबाव 1 से 2 किलो प्रति सेंटीमीटर। कितना? जो पानी का जो दबाव होता है, जो पानी प्रेशर से आता है बूंद बूंद के रूप में, जब हमारी फसलों की जड़ों तक जाता है तो कितने जाता है? 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर बात करते हैं पानी की बचत। इस विधि में सबसे ज्यादा बचत होती है पानी की, कितनी %? 55 से 75 या 50 से 70% पानी की बचत होती है फ्रेंड्स। कितनी पानी की बचत होती है? ये जो विधि है वो सूखे क्षेत्रों में, ड्राई एरिया है, उनमें सबसे ज्यादा उपयोगी विधि है। कौन सी विधि है? बूंद बूंद या टपका विधि सबसे उपयोगी विधि है। सॉरी फ्रेंड्स। और फिर बात करते हैं सिंचाई की दक्षता। क्या बात करते हैं? सिंचाई की दक्षता। तो दक्षता की बात करें तो 1980 से 19% सिंचाई की दक्षता होती है। क्या होती है? दक्षता होती है। फिर बात करते हैं डिस्चार्ज रेट की। किसकी बात करते हैं? डिस्चार्ज रेट की, कि किस स्पीड से पानी जाता है। तो डिस्चार्ज रेट जो होते हैं वो 1 घंटे में कितना है? 1 से 8 लीटर पानी। कितना? 1 घंटे में 1 से 8 लीटर पानी है जो है वो डिस्चार्ज होता है। जो वितरण होता है वो 1 से 8 लीटर पानी वितरण में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। और इसकी जो माइनस पॉइंट है वो एक ये भी है कि मैं आपको बता देता हूं कि जो शुरुआत में इन पैपों को लगाते हैं या हम इन विधियों का उपयोग करते हैं तो क्या है, हमारा जो व्यय है, जो हमारा खर्च है वो थोड़ा अधिक आता है। एक बार शुरुआत में लगाने के लिए इनको थोड़ा पैसा अधिक लगता है, पहला पॉइंट। फिर बात करें, ये हर कोई नहीं लगा सकता है। लगाने को फसल लगा सकते हैं पर कुशल मजदूर चाहिए। क्या चाहिए? वेल मैनेज क्या चाहिए? मजदूर चाहिए जो इस काम को जानते हो, अच्छे से करना जानते हो। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी नुकसान हो गया, मान लो क्षेत्र जो है वो आगे पीछे हो गई, तो उससे हमारी फसल को, जो हमारी फसल है उसके अलावा कहीं और पानी जाएगा, और ये बूंद बूंद पानी की तरह तो वहां तक फसलों तक पहुंचेगा नहीं, हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इसको लगाने के लिए कुशल कारीगरों की जरूरत होती है और शुरू में व्यय अधिक आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका पूरे का ले लिया होगा फ्रेंड्स आपने। ये तो हो गई फ्रेंड्स सिंचाई की विधियां। क्या हो गई? सिंचाई की विधियां। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंटों की। इसके साथ साथ मैं कुछ बता दूंगा आपको। जल निकास क्या है? जल निकास तो आप सभी जानते हो कि खेत से अतिरिक्त पानी को निकाल देना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। क्या कहलाता है? खेत से फसल के अतिरिक्त अधिक जल को बाहर निकालना। क्या? अधिक जल को खेत से बाहर निकालना क्या कहलाता है?
जल निकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जल निकास। और इसके साथ साथ मैं बता दूं जैविक विधियां। जैविक विधियां यानी कि जो हमारे कीट वगैरह हैं, जैसे केचुआ है, जो हमारा केचुआ है ना, वो क्या करता है, जो हमारी जो फसल है ना उसमें से धीरे धीरे मिट्टी को काट कर निकाल देता है और पानी को खेत से बाहर कर देता है। क्या कर देता है? बाहर कर देता है। इसके साथ साथ हमारे कुछ पौधे यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस, सफेदा, ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अधिक पानी को सोख लेते हैं और जो हमारा खेत है उसको पानी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये कुछ आप जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ये आप सभी को पता होगी जल निकास। ये अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कुछ जल मांग वाली फसलें। क्या? जल मांग। क्या टॉपिक डालते हैं? जल मांग। तो जल मांग क्या है कि कितनी हमें क्वांटिटी में कितना पानी चाहिए, एक फसल को पर्टिकुलर कितना पानी चाहिए, कितनी मात्रा पानी में हमारी फसल एक अच्छी तरीके से उगकर तैयार हो जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगी, तो कितने परसेंट पानी, कितना पानी, इन सब की फसलों की कुछ लिमिटेड है, वो सब लिखा रहता है। क्या होता है? लिखा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं जल मांग की। किसकी? जल मांग की। जल मांग है कि किस पौधे को कितनी मात्रा में जल चाहिए। तो ये कुछ जल मांग के जो आंकड़े हैं मैंने लिखे हैं आपके लिए। जल मांग के आंकड़े हैं जिससे कि इतना पानी तो इन फसलों को चाहिए ही चाहिए। अगर इतना पानी इन फसलों को नहीं मिलता है तो जो हमारी फसल है उसकी जो उपलब्धता है वो उसमें कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जैसे कि गन्ना है अपना, गन्ने के अंदर 1500 से 2500 लीटर पानी। कितना? 1500 से 2500 लीटर पानी। ये सारा पानी लीटर में है। 2500 से 1500 से 2500, कितना? 15 से 2500 लीटर पानी जो गन्ने को चाहिए चाहिए, इतना पानी हमें फसल को देना होगा। फिर बात करें धान की, तो धान में 900 से 2500 लीटर। कितना? 900 से 25 लीटर। फिर बात करें कपास की, कपास में 700 से 1500 लीटर। कितना? 700 से 1500 लीटर। ये अधिक जल मांग वाली है। फिर इसमें न्यूनतम जल मांग वाली आ जाएंगी, जैसे गेहूं है, गेहूं में खाली 400 से 650 लीटर पानी ही चाहिए हमारी फसल के लिए। फिर बात करें आलू, मूंग, तिलहन, इन फसलों के लिए हमें 500 से 700 लीटर पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए? 500 से 700 लीटर पानी हमें आवश्यकता ही पड़ेगी, क्योंकि इतने इससे कम अगर हम पानी देते हैं या कम पानी की व्यवस्था होती है तो जो हमारा फसल है उसको हानि हो जाएगी। फिर बात करें हम ज्वार की, तो ज्वार में भी 450 से 750 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 450 से 750। फिर बात करें अपनी दलहन की, सोयाबीन की, तो इनमें 400 से 700। ये इतना कपास, मतलब ये कुछ तो ये तीन तो आपको याद कर लो, गन्ना, धान, कपास। 7, 8, 1500 से 2500, 900 से 2500, 700 से 15000, वो 1500 सॉरी। फिर ये जितनी भी है 400, 500, 450, 400, 500, ये एक एवरेज में आ जाती है। अगर आप ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाए तो 10, 12 के एग्जाम में या बीएससी के एग्जाम में या फिर एक कंपटीशन एग्जाम को छोड़कर किसी भी एग्जाम में अगर आप न्यूनतम लिख दोगे ना, मान लो आप 400 से 700 के बीच लिख दोगे, तो वो आपका एक्यूरेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्यूरेट माना जाएगा, वो सही माना जाएगा। क्योंकि देखो इसमें 400 से 650 तो इसके अकॉर्डिंग आ गया, 500 से 700 इसके अकॉर्डिंग आ गया, कितना? 450 से 750, ये भी इतना लगभग में आ जाता है। फिर 500 से 700, 500 से 800, तो ये है, ये एवरेज मान हो गया। कितना? 400 से 700 या 400 से 750 हम कह सकते हैं।
मक्का की बात करें, मक्का में कितना है 500 से 800, कितना है 500 से 800। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेस्ट कर दूं मैं? ये तो हो गई अपनी बात जलमान की। किसकी? हमने सिंचाई की विधियां पढ़ ली, जल निकास देख लिया, तो अब जलमान भी देख ली। अब क्या बात करेंगे हम? अब बात करें, ये तो हमने पता कर ली कि इसमें इतनी मात्रा में सिंचाई देनी देनी है, पर किस समय देनी है उसका निर्धारण बात करते हैं। सिंचाई के समय का निर्धारण क्या है? सिंचाई के समय का निर्धारण क्या है? निर्धारण कि हमारी जो सिंचाई है वो किस टाइम पे करनी है, किस टाइम पीरियड में करनी है, उसका निर्धारण करनी है। तो पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट क्या है इसका? पौधे की बाह्य संरचना देखकर, पौधे की बाह्य संरचना देखकर इसमें क्या होता है कि जब हम पौधे को, जो पौधा है वो उसकी संरचना देखते हैं तो बाहर से पता चल जाता है। जैसे हमें, तो हम में से कुछ लोग पतले होते हैं, मोटे होते हैं, कुछ दुबले जैसे होते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का पतला है, ये लड़का मोटा है। ये अपन होता है तो कैसे होता है हमें तो नहीं पता वो कैसा है, पर हमें देख के बाह्य शरीर को देखकर हम कह सकते हैं कि ये पतला है, ये हेल्दी है, ये मोटा है। इसी तरीके से फसलों को देखकर कि फसलों में सूखी हो रही है, फसल पत्तियां सूख रही हैं, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे देसी तरीके हैं उनसे हम बाह्य संरचना, बाह्य आकृति को देखकर हम फसल का पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं पौधे की पत्तियों का तापमान नापकर। किसका? पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका तापमान नाप कर सकते हैं। ये जो है बाह्य संरचना को देखकर इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पौधे की पत्तियों का जो पौधों की पत्तियों का तापमान माप कर किया जाता है, ये साइंटिफिक मेथड से किया जाता है कि हाँ पौधों की जो इसका जो यंत्र है, पत्ती मापने का यंत्र है, उससे जब पत्तियों मापा जाता है, उनकी सिंचाई के लिए देखा जाता है, तब उसकी सिंचाई की जाती है। इसमें क्या कहते हैं, ये वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है, या फिर हम जब एक पॉली हाउस है या इनमें, या फिर जो अपने अनुसंधान केंद्र है उनमें इसका विधि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। और पत्तियां मापने का एक यंत्र कौन सा है? क्या है? इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड। सॉरी, इंफ्रारेड जो है वो हमारी पत्तियां मापने का यंत्र है। इंफ्रारेड के द्वारा पत्तियों को जो तापमान है उसको नापा जाता है, जिससे कि हम सिंचाई कर सके, वो हम देखते हैं। और फिर बात करें पत्तियों, मृदा में नमी मापने का यंत्र, मैंने पहले लिखाया था मृदा में नमी मापने का यंत्र क्या है? कौन सा है? थैंसियोमीटर। थैंसियोमीटर।
ये याद रखना फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि पत्ती मापने का यंत्र कौन सा है, तो आप याद रखना इंफ्रारेड है। क्या है? इंफ्रारेड है। जो मृदा में नमी मापने का यंत्र है वो टेंसियोमीटर है। क्या है? टेंसियोमीटर है। तो इस चीज को हम देख लेते हैं कि बाह्य संरचना और इन सब के आधार पर हम इन सब का जो सिंचाई देने की समय निर्धारण है, टाइम पीरियड है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम से सिंचाई कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाती है अपनी क्रांतिक अवस्था। क्या आ जाती है? क्रांतिक अवस्था। कि भैया अगर इस स्टेज पे हमने पानी नहीं दिया तो हमारी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ये क्रिटिकल स्टेज होती है, क्रांतिक अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल माने की दुर्लभ अवस्था। अगर इस समय हमें सिंचाई नहीं की तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि क्रांतिक अवस्था पे सिंचाई करना आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ क्रांतिक अवस्थाएं आपको लिखा देता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है कुछ क्रांतिक अवस्थाएं। मैंने भी बात की थी ना क्रांतिक अवस्थाओं की। ये है कुछ क्रांतिक अवस्थाएं। ये ऐसी स्टेज है जहां पर आपको किसी भी हालत में फसल को सिंचाई या पानी की उपलब्धता करानी ही होगी। अगर इस स्टेज पे हम पानी नहीं देंगे तो हमारी फसल को अधिक नुकसान हो जाएगा। जैसे कि गेहूं में शीर्ष जड़ बनते समय CRI क्रिटिकल स्टेज है ये। CRI जब शीर्ष जड़ बनते हैं ना, तब इसमें जो है गेहूं में फसल सिंचाई की जाती है। ये 21 दिन बाद की जाती है। कितने दिन बाद की जाती है? 21 दिन बाद। सोइंग के 21 दिन बाद या बुआई के 21 दिन बाद। और इसकी जो खोज थी वो की थी BL भारद्वाज। BL भारद्वाज। कौन था? BL भारद्वाज थे। फिर बात करें दूधी अवस्था। गेहूं की जो दूधी अवस्था होती है उस पे ज्यादा से ज्यादा फसल सिंचाई की जाती है। पर ये याद रखना कि आपसे कोई अगर दो पूछ ले गेहूं की क्रिटिकल स्टेज, तो पहली तो जड़ बनते समय, शीर्ष जड़ बनते समय, दूसरी दूधी अवस्था पे। इन दोनों पे तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर इन दोनों पे आप नहीं करते हो तो आपकी फसल बिल्कुल खराब हो जाएगी। फिर बात करें कल्ले फूटते समय। गेहूं में इतना तो पता है कि 4 से 5 सिंचाई हो जाती है, तो वो कब कब करनी है? वही चीज है शीर्ष जड़ बनते समय, जिसकी खोज BL भारद्वाज ने की थी। और दूधी अवस्था पर, कल्ले फूटते समय, बालियां बनते समय, जब गेहूं में बालियां बन जाती हैं उस समय हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छी पैदावार हो। फिर बात करें जौ की। किसकी? जौ की बात करते हैं। तो बुवाई के 30 दिन बाद, कितने दिन बाद? बुवाई के 30 दिन बाद दाना बनते समय। क्या बनते समय? जो है अपनी उसमें 30 दिन बाद दाना बनते समय जो सिंचाई की जाती है वो कब की जाती है? दाना बनते समय की जाती है। कब की जाती है? दाना बनते समय 30 दिन बाद, बुवाई के 30 दिन बाद। फिर बात करें मक्का की। तो मक्का में जो नरमंजरी या टेशल होता है, जो टेशल आता है ना इसका, वो आते समय सिंचाई करनी चाहिए। नर पुष्प या नरमंजरी, टेशल जिसे बोलते हैं, वो आते समय सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं आलू। किसकी? आलू की। ये तो सभी ने देखा होगा होते हुए अपने खेतों में। आलू की बात करें तो आलू में जब कंद बनते समय, कब? जब उसके कंद बनने लग जाते हैं तब अपनी 17 से 19 डिग्री तापमान पर, कितने पर? 17 से 19 डिग्री तापमान पर इसकी सिंचाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिंचाई कर देते हैं आलू को। फिर बात करें बाजरा, ज्वार या मटर में। ये इनमें फूल बनते समय, कब? जब फूल बनने लग जाता है फसल में ज्वार, बाजरा, मटर में फूल बनने लग जाता है, तब इसकी सिंचाई करनी चाहिए। तभी इसकी सिंचाई जरूरी मानी जाती है। फिर बात करें कपास में। जो कपास के जो डोड़े बनते हैं ना, डोड़े में से कपास निकलती है, जब डोड़े वाली शाखा बनते समय और फूल आते समय, जब कपास में फूल आने लग जाए
तब समझ लेना चाहिए कि हमें हमारी जो फसल है उसको सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। और डोड़े वाली शाखा बनते समय जो डोड़े बनते हैं जिससे रुई निकलती है, कपास निकलती है, वो जब बनने लग जाए तब हमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी अपनी सिंचाई। सिंचाई की मैंने बताया आपको, सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई के साधन, सिंचाई के स्रोत, फिर सिंचाई की विधियां, जल निकास, सिंचाई के समय का निर्धारण, ये सभी चीजें हैं। ये आपको हर टॉपिक में मिल जाएगा। ये आप अगर हॉर्टिकल्चर से हो तो हॉर्टिकल्चर में मिल जाएगा, एग्रोनॉमी से हो एग्रोनॉमी में मिल जाएगा। ये सारी जितनी भी फसल है, आप अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हो तो सिंचाई आपको करनी ही पड़ेगी। जो बिना सिंचाई के, बिना जल के आपकी फसल नहीं हो सकती है। तो आपको उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास पूरी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करें और पूछ सकते हैं कुछ भी। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करें। कमेंट में सीधे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।